विज्ञान की दुनिया में ना कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन पे सब कुछ टिका होता है। स्टरलाइजेशन उन्हीं में से एक है। ये सिर्फ साफ सफाई नहीं है, ये एक वैज्ञानिक का सबसे जरूरी टूल है। एक ऐसा टूल जिसके बिना बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट्स एक झटके में फेल हो सकते हैं। तो चलिए इस टूल बॉक्स को खोलकर देखते हैं। तो आगे हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले समझेंगे कि आखिर स्टरलाइजेशन है क्या। फिर देखेंगे कि इसके लिए कौन से खास टूल्स और केमिकल्स चाहिए होते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे इसके सबसे कॉमन तरीकों की और कुछ खास टेक्निक्स की भी। और आखिर में एक ऐसा सुनहरा नियम जो हर साइंटिस्ट को मानना ही पड़ता। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, स्टरलाइजेशन इतना जरूरी क्यों है? भाई बात सीधी सी है, हम एक ऐसे दुश्मन से लड़ रहे हैं जो हमें आंखों से दिखाई नहीं देता। ये हैं सूक्ष्म जीव यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। छोटे हैं पर किसी भी बड़े से बड़े काम को खराब करने की ताकत रखते हैं। तो असल में स्टरलाइजेशन का मतलब क्या है? देखिए, इसकी परिभाषा बिल्कुल साफ है। इसका मतलब है किसी भी चीज से हर तरह के सूक्ष्म जीवों को, चाहे वो बैक्टीरिया हो, वायरस हो या फंगस, पूरी तरह से खत्म कर देना। मतलब कोई गुंजाइश नहीं छोड़नी है। ये आधा अधूरा काम नहीं है, ये है कंप्लीट एलिमिनेशन। और ये इतनी बड़ी बात क्यों है? जरा सोचिए टिश्यू कल्चर जैसे किसी नाजुक एक्सपेरिमेंट के बारे में। यहां एक पूरी तरह से साफ यानी एसेप्टिक माहौल बनाना सफलता की पहली शर्त है। अगर सिर्फ एक भी अनचाहा माइक्रो बंदर आ गया ना, तो महीनों की मेहनत पर पानी फिर सकता है। पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट खत्म। तो हां, दांव पर बहुत कुछ लगा होता है। और जानते हैं सबसे अच्छी बात क्या है? आज हम जो कुछ भी समझ रहे हैं वो सीधे एक साइंटिस्ट की लैब डायरी से आ रहा है। ये हाथ से लिखे हुए नोट्स हैं। ये हमें बताते हैं कि थ्योरी असल में लैब के अंदर प्रैक्टिस में कैसे दिखती है। ये किताबी बातें नहीं है, ये बिल्कुल असली चीज है। तो अब जब ये समझ आ गया है कि स्टेरिलाइजेशन क्यों जरूरी है, तो सवाल उठता है कि इसे किया कैसे जाता है। इसके लिए साइंटिस्ट के टूल किट में क्या क्या होता है। चलिए एक नजर डालते हैं उन जरूरी औजारों और केमिकल्स पर। सबसे पहले बात करते हैं मशीनों की। इस लिस्ट में है ऑटोक्लेव। इसे एक तरह का हाईटेक प्रेशर कुकर समझ सकते हैं जो भाप और दबाव से काम करता है। फिर है ओवन जो सूखी गर्मी का इस्तेमाल करता है। फिल्टर्स भी हैं जो लिक्विड्स को छानकर साफ कर देते हैं। और हाँ, लैमिनार एयरफ्लो कैबिनेट जो काम करने के लिए एक सुपर क्लीन जगह बनाता है। हर मशीन का अपना एक खास काम है। अच्छा, सिर्फ मशीनें ही नहीं, कुछ केमिकल्स भी इस टूल किट का हिस्सा है, जैसे अल्कोहल या सोडियम हाइपोक्लोराइड। ये वो केमिकल हथियार हैं जो सतहों पर मौजूद माइक्रोब्स को खत्म करने के काम आते हैं। बहुत असरदार होते हैं ये। ठीक है, तो अब हमारे पास टूल्स हैं, पर इन टूल्स को इस्तेमाल करने के तरीके क्या हैं? अब बात करते हैं उन 3 सबसे मेन मेथड्स की जो लैब्स में सबसे ज्यादा यूज होते हैं। यहां पर ना तीनों तरीकों को एक साथ देखना बहुत दिलचस्प है। पहला है भाप यानी ऑटोक्लेव से स्टेरिलाइजेशन। ये कल्चर मीडिया जैसी चीजों के लिए एकदम फास्ट और असरदार है। दूसरा है सूखी गर्मी यानी ओवन। ये कांच के सामान और मेटल के टूल्स के लिए बेस्ट है। और तीसरा है फिल्ट्रेशन। ये उन लिक्विड्स के लिए है जिन्हें गर्मी से नुकसान हो सकता है, जैसे कुछ विटामिन्स। मतलब साफ है, सही काम के लिए सही तरीका चुनना पड़ता है। और अगर हम वापस उन हाथ से लिखे नोट्स को देखें तो पता चलता है कि हर मेथड को कितनी बारीकी से समझाया गया है। कितना तापमान, कितना दबाव, कितने समय के लिए, हर एक डिटेल को लिखा गया है। क्योंकि विज्ञान में सटीकता यानी प्रिसिजन ही सब कुछ है। अब देखिए जो सबसे पॉपुलर तरीका है यानी ऑटोक्लेविंग, वो भी 100% परफेक्ट नहीं है। फायदा यह है कि ये तेज है, आसान है, पर एक नुकसान भी है। कभी कभी ये कल्चर मीडिया के केमिकल बैलेंस को गड़बड़ा सकता है। और ये बात हमें एक जरूरी सबक सिखाती है। विज्ञान में हर टूल के फायदे और नुकसान दोनों होते हैं और एक साइंटिस्ट को दोनों को तौलना पड़ता है। अच्छा, तो ये तो हो गए मेन मेथड्स, लेकिन इनके अलावा भी कुछ खास तकनीकें हैं। ये वो स्पेशल टूल्स हैं जो कुछ खास सिचुएशंस में काम आते हैं जहां नॉर्मल तरीके शायद उतने कारगर ना हो। तो इस स्पेशल टेक्निक्स कौन सी हैं? एक है अल्ट्रा वायलेट या यूवी स्टेरिलाइजेशन, जिसमें यूवी लाइट का इस्तेमाल करके सतहों को साफ किया जाता है। दूसरा है केमिकल स्टेरिलाइजेशन, जहां खास तरह के केमिकल्स यूज होते हैं। और तीसरा है फ्लेम स्टेरिलाइजेशन, जिसमें औजारों को सीधे आग की लौ में डालकर तुरंत स्टेरिलाइज कर दिया जाता है। अब जैसे यूवी स्टेरिलाइजेशन को ही ले लीजिए, ये बहुत असरदार हो सकता है, लेकिन जैसा कि नोट्स में भी लिखा है, ये काफी महंगा पड़ता है। तो यहाँ एक और हकीकत सामने आती है। साइंस में भी बजट और लागत जैसी प्रैक्टिकल चीजें बहुत मायने रखती हैं। और फ्लेम स्टेरिलाइजेशन के बारे में एक बहुत ही मजेदार लेकिन जरूरी नियम है। नोट्स में लिखा है, हुड में बात करने से बचना चाहिए।
सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है ना, लेकिन ये दिखाता है कि कितनी ज्यादा सावधानी बरतनी पड़ती है। अरे, बोलने से भी तो मुंह से ड्रॉपलेट्स निकलते हैं जो हवा में फैलकर एक्सपेरिमेंट को खराब कर सकते हैं। और ये हाथ से लिखे नोट्स बार बार हमें यही याद दिलाते हैं, चाहे केमिकल इस्तेमाल करना हो या फिर कोई और खास प्रक्रिया, हर एक स्टेप को बिल्कुल बताए गए तरीके से ही फॉलो करना होता है, कोई शॉर्टकट नहीं। अब हम आते हैं सबसे ज़रूरी हिस्से पर। देखिए, दुनिया के सबसे बेहतरीन औजार और तकनीकें भी बेकार हैं अगर उन्हें इस्तेमाल करने वाला इंसान ही सावधान ना हो। यहाँ बात आती है ह्यूमन एलिमेंट की। इसी को कहते हैं एसेप्सिस। ये कोई एक काम नहीं है, ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। मतलब हर पल एक माइक्रोफ्री माहौल बनाए रखना। और इसकी जिम्मेदारी शुरू होती है खुद साइंटिस्ट से। उनके हाथ, उनके टूल्स, उनकी हर एक मूवमेंट सब इस सिस्टम का हिस्सा है। और इसके लिए एक सिंपल सा लेकिन बहुत ज़रूरी प्रोसीजर है। पहले डिटर्जेंट से अच्छी तरह हाथ धोना और उसके बाद हाथों पर 70% अल्कोहल स्प्रे करना। बस ये 2 स्टेप्स ये पक्का करते हैं कि साइंटिस्ट खुद ही कंटैमिनेशन यानी संदूषण का सोर्स ना बन जाए। तो ये सब जानने के बाद एक बड़ा सवाल हमारे सामने आता है। अगर एक लैब के अंदर एक छोटा सा माइक्रोब इतना नुकसान कर सकता है, तो ज़रा सोचिए कि असल दुनिया में, जैसे किसी हॉस्पिटल के ऑपरेशन थिएटर में या जहां हमारा खाना बनता है, वहां परफेक्ट स्टेरिलिटी कितनी ज़्यादा ज़रूरी होगी। ये सिर्फ साइंस का सवाल नहीं है, ये तो सीधे सीधे जिंदगी और मौत का सवाल बन जाता है।